मेरी उम्र 14 साल है। मैं अपने ताऊ ताई के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। मेरे पापा बचपन में ही मर गए। मेरी माँ विधवा हो गई। ताऊ ने ही मेरा और माँ का ख्याल रखा था। मेरे ताऊ ने अपने घर के छत पर एक कमरा बना रखा था। वह पेशे से नाई थे और सिर्फ लड़कियों के ही बाल काटते थे। किस तरह मेरे ताऊ गांव की लड़कियों के बाल काटने के नाम पर आधी रात को उनके साथ छत पर। जब सच्चाई खुलकर मेरे सामने आई तो मेरी रूह कांप गई थी, क्योंकि सच्चाई उससे कई ज़्यादा भयानक थी। एक दिन यह सच जानने के लिए मैं आहिस्ता आहिस्ता दबे पांव सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। रात को चारों तरफ अंधेरा था। सिर्फ एक छत से एक टिमटिमाती हुई रोशनी नजर आ रही थी। आज की रात मुझे मौका मिल गया था कि मैं जाकर देखूं कि आखिर ताऊ आधी रात को छत पर करते क्या हैं। हर बार ताई जी की पहरेदारी इतनी सख्त हुआ करती थी कि मैं चाहकर भी सीढ़ियों की तरफ जा नहीं पाती थी। और कभी कभी तो मुझे ताई जी पर हैरत होती थी कि कैसे वह ताऊ को किसी भी कुंवारी लड़की के साथ रात की तन्हाई में अकेले छोड़ सकती हैं। लेकिन आज की रात ताई जी पता नहीं कहाँ थी और मैं आसानी से सीढ़ियों तक पहुँच गई थी। मेरे ताऊ कुछ देर पहले ही गांव की नई बालिग होने वाली लड़की सीमा को लेकर छत पर चले गए थे और वह पूरे 3 घंटे से पहले नीचे नहीं आने वाले थे। इन 3 घंटों में ताऊ लड़की के साथ क्या करते थे और छत पर क्या क्या होता था, यही सब जानने की मुझे जिज्ञासा थी। कहने को तो मेरे ताऊ पेशे से एक नाई थे, लेकिन उनका काम करने का तरीका मेरे लिए बहुत ही हैरान कर देने वाला था। और आज की रात मुझे यह जानकर रहना था कि आखिर ताऊ जी सिर्फ बालिग होने वाली लड़कियों के ही बाल क्यों काटते हैं, और वह भी आधी रात को छत पर अकेले में। ना ताई कभी खुद छत पर जाती थी और ना लड़की के घर वालों में से किसी को साथ जाने दिया जाता था। मैं आधी सीढ़ी चढ़ चुकी थी और इस रात से पर्दा उठने वाला ही था कि ताऊ सीमा के साथ क्या करने वाले हैं कि पीछे से मेरी ताई की गर्जदार आवाज़ ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया था। हमेशा डरी सहमी और धीमे लहजे में बात करने वाली ताई, पहली बार मैंने ऐसी आवाज़ सुनी थी कि मेरी जान निकल गई थी। जैसे ही मैंने पलटकर देखा तो वह मेरे पास आ पहुंची थी और मेरा हाथ पकड़कर गुस्से में मुझे खींचकर नीचे ले आई थी। उनका अंदाज ऐसा था जैसे वो मुझे कच्चा खा जाएंगी। वह गुस्से में मेरे बाजू को दबोचते हुए पूछ रही थी कि मैं ऊपर कहाँ जा रही थी। मैंने हकलाते हुए ताई से कह दिया कि मुझे नीचे घबराहट हो रही थी, इसलिए मैं छत पर जा रही हूँ। मेरी बात सुनकर ताई ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और कहने लगी, क्या तुम नहीं जानती हो आज सीमा अपने बाल उतरवाने के लिए आई है? फिर तुमने छत पर जाने के बारे में सोचा भी कैसे? क्या तुम अपने ताऊ का काम बंद करवाना चाहती हो? क्या तुम जानती नहीं हो तुम्हें और तुम्हारी माँ को तुम्हारे ताऊ ही पाल रहे हैं? तुम्हारे पापा के मरने के बाद से तुम्हारे ताऊ ने तुम्हारी सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले रखी है और तुम हो कि उनके काम के पीछे पड़ गई हो। तुम्हारे ताऊ बिल्कुल भी नहीं चाहते कि जब वह काम करे तो कोई उन्हें बीच में परेशान करे, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। इसलिए मैं भी कभी ऊपर जाने की कोशिश नहीं करती। बेहतर है कि आज के बाद तुम भी मत जाना आधी रात के वक्त, और उस कमरे के आसपास ना जाना, वरना अच्छा नहीं होगा। नहीं तो मैं तुम्हारे ताऊ को तुम्हारी शिकायत करूँगी। ताई जी की बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि ताऊ से तो वैसे ही मुझे डर लगता था और फिर उनकी अजीबोगरीब करतूत की वजह से भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। अगर ऐसे में ताई जी उनसे मेरी किसी तरह की कोई शिकायत करती तो मेरे लिए और परेशानियां खड़ी हो जाती। मैंने फ़ौरन ही ताई से माफ़ी मांगी और कहा कि आज के बाद मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। ताई ने मुझे नरमी से कहा कि अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मैं अपने कमरे की तरफ चली गई। कमरे में आकर भी मेरे दिमाग में यही बात घूम रही थी कि आखिर ताऊ को बाल उतारते वक्त इतनी तन्हाई की भी क्या ज़रूरत थी कि वह किसी तीसरे की दखलंदाजी बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे, जबकि
गांव का दूसरा नाई जो है वो बीच चौराहे पर अपनी कुर्सी डालकर बैठा रहता था और आधे गांव के बीच लोगों के बाल उतारता था। उसे तो ना ही किसी तरह की तन्हाई की ज़रूरत थी और ना ही किसी के आने जाने से कोई परेशानी थी। लेकिन मेरे ताऊ तो अलग ही तरह के नाई थे। दूसरों के ताऊ तो अपनी भतीजी से लाड प्यार करते थे, मगर मेरे ताऊ सिर्फ और सिर्फ मुझ पर पाबंदियां लगाया करते थे। हर बात पर बस यही कहते कि अब तेरा बाप मौजूद नहीं है तो इसलिए तुम मेरी जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ 14 साल की थी और इतनी कम उम्र में भी मेरे ताऊ मुझ पर ऐसे रोक टोक करते थे जैसे कि मैं कोई जवान लड़की हूँ, और ना ही मैं उनकी अनुमति के बगैर घर से बाहर निकल सकती थी और ना ही किसी के घर जाने के बारे में सोच सकती थी। मुझे स्कूल से ले जाने का काम भी ताऊ खुद ही किया करते थे। कभी कभी तो मुझे उन पर इतना गुस्सा आता कि मेरा दिल चाहता कि किसी तरह से मैं उनसे अपनी जान छुड़वा लूँ, लेकिन ताऊ से तो मेरी जान भी नहीं छूट सकती थी, क्योंकि उनका नाई का काम था इतना अजीब कि कभी कभार महीने में एक बार वह बाल काटा करते थे, और वह भी हमारे ही घर की छत पर। बाकी सारा वक्त वह घर पर पड़े रहते थे और मुझ पर नज़र रखते। घर की सारी जिम्मेदारियां ताऊ के कंधों पर ही थी और इसी वजह से वह मुझ पर अपना पूरा हक समझते थे। ताऊ की शादी को 15 साल होने वाले थे। ताई भी हमारे साथ ही रहा करती थी, लेकिन पता नहीं क्यों वह इतनी डरी सहमी सी नज़र आती थी, जैसे उन्हें किसी बात का कोई डर हो। जबकि मेरी माँ बहुत ही हंसने बोलने वाली औरत थी और ताऊ के साथ भी बिल्कुल नॉर्मल रहती थी। उन्हें ताऊ से डर नहीं लगता था और ना ही वह उनसे झिझकती थी, जबकि ताऊ के आगे तो ताई की जान निकलती थी। वह उनसे नज़र मिलाकर बात तक नहीं करती थी, बल्कि खामोशी से उनके हर हुक्म के आगे सर झुका देती थी। शायद इसकी वजह यह भी थी कि शादी के 15 साल बाद भी उनकी गोद खाली थी और वो ताऊ को औलाद ना दे सकी थी। जो भी था, मुझे अपने ताऊ एक आँख ही नहीं भाते थे, क्योंकि उनकी वजह से मेरा बचपन भी जवान लड़कियों की तरह गुजर रहा था। ताऊ जी मर्दों के बाल नहीं काटा करते थे, बल्कि वह तो लड़कियों के बाल काटते थे, और वह भी ऐसी लड़कियों के जो बालिग हो जाया करती थी। यह बात मेरे लिए बहुत हैरान करने वाली थी। कई बार मैंने सोचा कि ताऊ को किसी लड़की के बाल काटते हुए देखूंगी, लेकिन उनका तो तरीका ही बिल्कुल अलग था। वह आधी रात को बालिग लड़की को घर बुलाते और उसे अपने साथ छत पर ले जाते और वहां ले जाकर उसके बाद बाल काटते। सारे गांव में यह मशहूर था कि ताऊ जिस भी लड़की के बाल काटते हैं उसकी जवानी बहुत खूबसूरत होती है और उसके नसीब जाग जाते हैं, क्योंकि उस लड़की की शादी किसी बहुत ही अच्छी जगह पर हो जाती है। इसलिए लोग खुशी खुशी अपनी जवान लड़कियों को ताऊ के पास ले आया करते थे ताकि उनकी बेटियों की किस्मत बदल जाए। लेकिन यह बात मेरी समझ से बाहर थी कि ताऊ के बाल काटने से किसी लड़की के नसीब कैसे बदल सकती है, और वह भी आधी रात को अकेले में। एक दिन मेरी सहेली अनु बालिग हुई तो गांव की दूसरी लड़कियों की तरह उसे भी ताऊ के पास लाया गया। मैं सोचकर खुश हो गई कि चलो अनु से अगली सुबह इस बारे में बात करूंगी तो मुझे पता चलेगा कि ताऊ ने उसे छत पर ले जाकर उसके बाल कैसे काटे। लेकिन अगले दिन जब वह स्कूल आई तो वो बिल्कुल खामोश थी। मेरे सवाल करने पर भी उसने कोई जवाब ना दिया, बल्कि सारा वक्त खामोशी से क्लास में बैठी रही। मैं हैरान थी कि इतनी शरारती और चुलबुली अनु को अचानक से क्या हो गया है। घर आकर यही बात मैंने माँ से कही तो माँ हंसकर कहने लगी, बेवकूफ़, अब वह बड़ी हो गई है और ऐसे में लड़कियों में बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाते हैं। शायद इसीलिए वह भी अपनी माँ के कहने पर चुपचाप बैठी हो। अब तो उसके सर पर बाल भी नहीं है, शायद इसीलिए झिझक रही होगी। माँ की बात सुनकर मैं संतुष्ट हो गई थी। वाकई 15 साल की अनु बहुत ही अजीब सी लग रही थी और क्लास के सब बच्चे भी उसे लगातार चिढ़ा रहे थे। हो सकता है वो शर्मिंदगी के मारे सारा वक्त खामोश रही हो, मगर मुझे क्या पता था कि उसकी खामोशी के पीछे क्या राज है।
जब कुछ वक्त तक यही सिलसिला चलता रहा तो मैंने चोरी चुपके छत पर जाने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन हर बार ताई जी आगे आ जाती या फिर माँ ही मुझे डांट कर कह दिया करती कि अपने ताऊ के काम में दखल अंदाजी ना किया करो। तुम्हारे ताऊ ही हैं जिन्होंने तुम्हारे पापा के मरने के बाद हमारा पेट पाला। वह अगर तुम्हें डांटा भी करते हैं तो बर्दाश्त कर लिया करो, क्योंकि वह हमारा भला ही चाहेंगे। शुरू में मुझे माँ की यह बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ एक विधवा औरत थी जिसे पूछने वाला और कोई नहीं था। मेरे मामा जी दूसरे गांव में रहते थे। उन्होंने कभी पलटकर हमारा हाल तक नहीं पूछा था। ऐसे में ताऊ ही थे जो हर वक्त माँ के साथ खड़े रहते थे। उन्होंने मेरे माँ के खर्चे में कभी कोई रुकावट नहीं डाली थी, बल्कि वह तो पहले से भी बढ़कर हमारा ख्याल रखते और ताई को भी हमारे साथ रहने पर कोई एतराज़ नहीं था। यही वजह थी कि माँ उन दोनों पति पत्नी को सर आँखों पर बैठाती थी। सारे गांव वाले भी ताऊ की बहुत ही इज्जत करते थे, क्योंकि ताऊ बहुत ही नर्म मिजाज इंसान थे। बस उनकी सारी डांट मेरे लिए ही थी, लेकिन माँ का कहना था कि इसमें भी उनकी मोहब्बत छुपी हुई है। वह खुद बे औलाद हैं, इसलिए वह औलाद की कमी को मुझसे पूरी करना चाहते हैं। जब मैंने यह बात सोची तो मुझे भी यह बात सच ही लगी कि अगर ताऊ का सहारा हमारे साथ ना होता तो शायद हम दोनों माँ बेटी आज इस गांव में बेसहारा और मोहताजी की ज़िंदगी गुजार रहे होते। जिस रात मैंने ताई जी से वादा किया था कि मैं कभी दोबारा ताऊ के काम में टांग नहीं अड़ाऊंगी, उस रात के बाद से मैंने कभी छत पर जाने का सोचा भी नहीं। मैं डर गई थी कि अगर ताई जी ताऊ से मेरी शिकायत कर देती तो मैं और मेरी माँ कहाँ जाती। ताऊ का काम पहले की तरह ही चल रहा था। कभी महीने में तो कभी 1.5 महीने में कोई ना कोई लड़की बालिग होकर हमारे घर आ जाती और ताऊ के साथ खामोशी से ऊपर छत पर चली जाती थी। ताई जी सीढ़ियों के आसपास ही रहती और 3 घंटे बाद जब वह लड़की छत से उतरकर वापस नीचे आती तो ताऊ उसे काफ़ी देर बाद ही नीचे आते और उनकी हालत काफ़ी अजीब सी नज़र आती। और इस बात के बारे में भी मुझे उस वक्त पता चला जब एक रात में पानी पीने के लिए आंगन में आई। ताऊ जी को सीढ़ियों से उतरते हुए देखा। उनका हुलिया बहुत ही अजीब लग रहा था। उनका सांस भी फूला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत मेहनत का काम करके नीचे आए हों। ताऊ हमेशा काले रंग की धोती बांधकर ही लड़कियों के बाल काटने छत पर जाते थे, लेकिन जब वह नीचे उतरते तो उनके कपड़े भी बदले हुए थे। ना ही उन्होंने धोती बांधी होती थी और ना ही उनके शरीर पर कुर्ता मौजूद था। वह बहुत हाँफते काँपते सीढ़ियाँ उतरते थे, जैसे बहुत ही ज़्यादा थक गए हो और उनके लिए चलना भी मुश्किल हो रहा हो। और फिर मुझे याद आया कि जब भी ताऊ किसी लड़की के बाल काटते तो पूरा दिन कमरे में बंद रहते और ताई जी को भी कमरे में जाने की अनुमति नहीं थी। ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन मैंने ताई जी को दुपट्टे में छुपकर आंसू बहाते देखा। यह पहली बार था जब मैंने ताई जी को इस तरह रोते हुए देखा था। मैं फ़ौरन भागकर ताई के पास गई और पूछा कि क्या हुआ है ताई जी, आप क्यों रो रही हैं। मेरी बात सुनकर वह जल्दी से अपने आंसू दुपट्टे के पल्लू को साफ कर दिए और कहने लगी, नहीं पगली, मैं कहाँ रो रही हूँ, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मैं अच्छी तरह जानती थी कि ताई जी रो रही थी और इसी बात ने मुझे न सिर्फ दुखी कर दिया था बल्कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गई थी कि ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से ताई जी से छुप छुप कर रोना पड़ रहा है। मुझे ताऊ जी से और नफ़रत का एहसास हो रहा था कि शायद यह ताऊ जी ही थे जिसकी वजह से ताई जी छुप छुप कर आंसू बहा रही थी। उस दिन के बाद से तो मैं ताऊ ताई पर नज़र रखने लगी थी और फिर मेरी ज़िंदगी में भी वह दिन आ गया जब मैं भी जवान हो गई। उस दिन मेरी माँ ने मेरा माथा चूमा और कहने लगी, मैं चाहती हूँ गांव की सभी लड़कियों की तरह तेरे ताऊ के हाथों तेरी किस्मत भी चमकाई जाए। माँ की बात सुनते ही मेरी जान निकल गई कि अब माँ मुझे भी बाल कटवाने के लिए ताऊ जी के हवाले करने जा रही थी।
14 साल की उम्र में गंजी होना मेरे लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात थी। मैं यह सोचकर ही परेशान थी कि गांव की दूसरी लड़कियों की तरह मुझे भी सबके मजाक का निशाना बनना था। मैंने माँ के आगे हाथ जोड़ दिए और माँ से कहा कि मैं किसी भी हाल में बाल नहीं उतारवाना चाहती हूँ। मेरा इनकार सुनकर माँ ने जोर से कहा कि क्या तू नहीं जानती कि तेरे ताऊ की वजह से कैसे गांव की लड़कियों की किस्मत बदल जाती है, जिसके बाल बाल भी आज तक तेरे ताऊ जी ने काटे हैं। कुछ ही दिनों में उनकी शादी बहुत धूमधाम से और बहुत ही अच्छी जगह हुई है। ऐसे ही तो गांव वाले अपनी बेटियां तेरे ताऊ जी के हवाले करके नहीं जाते। जब वह तेरे ताऊ जी के इस काम से इतना फ़ायदा उठा सकते हैं तो फिर हम घर वाले क्यों नहीं। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी माँ ने ताऊ जी को बुलाया और उनसे कहा कि आज की रात आपको अपनी भतीजी के बाल उतारने हैं। यह सुनकर ताऊ के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वह कहने लगी कि क्या अपनी बेटी भी बालिग हो गई है। माँ ने मुस्कुराकर कहा कि हाँ, अब इसकी बारी है कि हम इसकी धूमधाम से किसी अच्छी जगह शादी करें, और अगर इसके बालों पर आपका हाथ लग गया तो गांव की दूसरी लड़कियों की तरह इसकी किस्मत भी चमक उठेगी। यह कहकर माँ ने मुझे उनके साथ छत पर भेज दिया। छत पर जाते ही मैंने ताऊ जी से मिन्नत की कि वह मेरे बाल ना काटे, क्योंकि मैं गंजी नज़र नहीं आना चाहती थी। कुछ देर बाद ताऊ जी अपनी धोती बांधे मेरे आगे बैठे। उसके बाद वह मेरे करीब आए तो मेरी जान निकल गई, और फिर जैसे ही उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ताऊ जी ने मुझे अपने करीब किया और अपने सीने से लगाया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दम घुट जाएगा, क्योंकि ताऊ जी ने मुझे बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था। और फिर मुझे महसूस हुआ कि उनके गरम गरम आंसू मेरे गालों पर गिर रहे थे। मैं हैरान हो गई कि ताऊ क्यों रो रहे हैं। काफ़ी देर बाद जब उन्होंने मुझे खुद से अलग किया तो उनकी आंखें लाल हो चुकी थी और आंसुओं से उनका चेहरा भीगा हुआ था। फिर ताऊ की बात ने मेरे होश उड़ा दिए। वह रोते हुए कहने लगे, बेटी, मैं तेरे बाल नहीं काट सकता, मैं तेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। तू मेरे छोटे भाई की निशानी है और तेरी इज्जत मेरे घर की इज्जत है। उनकी बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी, लेकिन उनके शब्द ने मुझे चौंकाने पर मजबूर कर दिया था। मैंने ताऊ से कहा कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। ताऊ जी ने कहा, तुम वापस अपनी माँ के पास चली जाओ और उनसे कहना कि ताऊ जी तेरे बाल नहीं काट सकते। मैं उल्टे कदम सीढ़ियाँ उतरकर माँ के पास चली आई और माँ को सब कुछ बता दिया। यह सुनकर माँ ताऊ जी के कमरे की तरफ चल दी। मैं भी माँ के साथ ही थी। जब हम कमरे में गए तो ताऊ जी ताई के कदमों में बैठकर रो रहे थे और ताई जी से माफ़िया मांग रहे थे। ताई जी भी सिसक सिसक कर रो रही थी। यह सब देखकर माँ भी परेशान हो गई और उन दोनों से पूछा कि आखिर मामला क्या है, मुझे भी तो कुछ पता चले। काफ़ी देर आंसू बहाने के बाद ताऊ जी ने एक ऐसा राज हमारे सामने खोला जिसे सुनकर हमारी आत्मा काँप गई। यह कैसे मुमकिन था कि मेरे ताऊ ऐसा कोई काम करते थे जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। ताऊ जी ने रोते हुए बताया कि आज से कई साल पहले की बात है। वह गांव के जमींदार के खास नाई थे और वह सिर्फ जमींदार के ही बाल काटा करते थे। गांव के जमींदार अयास तरह के आदमी थे और उनकी फितरत ताऊ जी को बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन उनकी मजबूरी थी कि उन्हें यह नौकरी करनी पड़ रही थी। और फिर एक दिन गांव के जमींदार ने ताऊ को अपनी नौकरी से निकालकर एक नए काम सौंप दिया। जमींदार ने सारे गांव में यह बात मशहूर कर दी कि ताऊ के हाथ में बहुत जादू है और वह जिसके भी बाल काटते हैं उसकी किस्मत संवर जाती है। यहाँ तक कि जमींदार की ज़मीनें भी फलने फूलने लगी है, और यह इसलिए ही हुआ है क्योंकि ताऊ जी उनके बालों पर हाथ लगाते हैं। सारे ही गांव वाले अनपढ़ और सीधे साधे लोग थे। उनके लिए तो गांव के जमींदार की ही हर बात सही होती थी, और जमींदार ने इस बात का बहुत ज़्यादा चर्चा किया तो गांव वालों ने आंखें बंद करके इस पर यकीन कर लिया। उन्होंने यह बात फैला दी
कि अगर मैं किसी बालिग लड़की के बाल काटूं तो उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी और उसकी शादी बहुत अच्छी जगह होगी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि जमींदार ने यह सब क्यों किया है। जमींदार ने मुझे लाखों रुपए देने का वादा किया था और कहा था कि मुझे बस गांव की जवान होने वाली लड़कियों के बाल उतारने हैं। मुझे लगा कि इसमें कोई गलत बात नहीं होगी और फिर जब गांव वाले यह सोचकर मेरे पास अपनी नई बालिग बेटियों को लेकर आने लगे तो उनकी किस्मत बदलने लगी। मैं भी खुशी खुशी रात के अंधेरे में उनके बाल उतार दिया करता और बदले में जमींदार मुझे हजारों रुपए दे देते। कई सालों तक यह सिलसिला इसी तरह चलता रहा और फिर जब मेरी शादी तुम्हारी ताई जी से हुई तो उस पहली रात मेरे सामने यह राज खुला कि मैं जिन लड़कियों के बाल काटता हूँ उनके साथ जमींदार क्या खेल खेलते हैं। यह जानकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन मैं जमींदार के इस गंदे खेल में बुरी तरह फंस चुका था। मैं चाहकर भी खुद को नहीं बचा पाया था और आज तक मैं उनके इस खेल का शिकार हूँ। जमींदार को कम उम्र की नई नई जवान लड़कियों के साथ अपनी हवस पूरी करने का शौक था और गांव में इस बात को बहुत ज़्यादा छुपाया जाता था कि कोई लड़की कब जवान हुई है। इसलिए जमींदार ने यह खेल रचाया। लोग उनकी बातों में आ गए। जवान होने वाली लड़की जैसे ही मेरे पास आकर अपने बाल कटवाती तो जमींदार को इस बात की खबर हो जाती कि अब यह लड़की नई बालिग हुई है और वह उसके साथ अपनी हवस पूरी करने के लिए कोई ना खेल रचाकर उसे अपनी हवेली बुला लिया करते थे। गांव की हर लड़की उनके गंदगी और तिरस्कार का शिकार बनती थी और तुम्हारी ताई भी उन्हीं लड़कियों में से एक थी। कहीं जमींदार इस खबर को गांव में ना फैला दे, इस डर से मैंने ना ही कभी जमींदार का काम छोड़ा और ना ही कभी तुम्हें अकेली घर से बाहर जाने की अनुमति दी, क्योंकि मैं जानता था कि उनकी नज़र कितनी गंदी और ख़राब है। तुम्हारी ताई जी को पता था, इसलिए छुप छुप कर रोया करती और मैं खुद भी कई घंटे रोने के बाद ही नीचे आता था, क्योंकि मैं इस गंदे काम में शामिल नहीं होना चाहता था। जमींदार ने मुझे खास काले रंग की धोती दी थी और कहा था कि लड़की के बाल काटते वक्त यही धोती पहना करो ताकि लोगों को लगे कि वाकई तुम कुछ खास करते हो, जिसकी वजह से लड़कियों की किस्मत बदलती है। जमींदार लड़की को अपनी हवस का निशाना बनाने के कुछ ही महीने बाद उसकी शादी अपने किसी मासूम नौकर से करवा देते और उस नौकर को ढेर सारा पैसा भी देते। इस तरह उस लड़की की ज़िंदगी संवर जाती। जमींदार के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए अपनी अय्याशी पर आंख बंद करके पैसा लुटा रहे थे और मैं उनके हाथों की कठपुतली बन गया था। लेकिन मैं तुम्हारे बाल काटकर यह खबर नहीं पहुंचाना चाहता था कि तुम भी जवान हो चुकी हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस तरह तुम भी उनके जुल्म से नहीं बच पाओगी। ताऊ की बात सुनकर मैं और माँ रोने लगी थी। हमें तो इस चीज़ की कुछ खबर ही नहीं थी। माँ दूसरे गांव से शादी होकर यहाँ आई थी, इसलिए उन्हें भी जमींदार के बारे में कुछ पता नहीं था। मुझे तो ताऊ जी का अपने ऊपर नज़र रखना और हमेशा पाबंदियाँ लगाना हमेशा बुरा लगता था, लेकिन अब मैं सोच रही थी कि ताऊ जी मुझसे कितनी मोहब्बत करते थे कि जो मुझे जमींदार से बचाने के लिए इस कदर कोशिश करते रहते थे। ताऊ ने हमसे वादा किया कि वह मेरी इज्जत पर आज भी नहीं आने देंगे और ना ही आइंदा गांव की दूसरी लड़कियों को बर्बादी का जरिया बनेंगे। ताऊ जी रोते हुए माँ और ताई जी से कहा कि अपना सामान बांध लो, हम इस गांव को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे और जाने से पहले मैं गांव के पोस्ट मास्टर के नाम एक खत लिख जाऊंगा, जिसमें मैं सारी हकीकत लिख दूंगा। गांव के पोस्ट मास्टर एक समझदार आदमी है, वह खामोशी से गांव वालों को यह सब समझा देंगे और यह किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मैं, माँ, ताऊ और ताई जी कोई भी नहीं जानता था कि आगे हमारी मंजिल क्या है। ताऊ जी ने कदम बढ़ाया था, इसलिए हमें यकीन था कि ऊपर वाला हमारी मदद करेगा। ताऊ जी ने खत में एक बात साफ साफ लिख दी थी ताकि हमारे जाने के बाद
कोई गांव वाला जमींदार की बातों में ना आ सके और आगे किसी लड़की की ज़िंदगी खराब न हो। जब हम यह गांव छोड़कर जा रहे थे तो मेरे ताऊ जी के चेहरे पर सुकून ही सुकून था। आज भी अक्सर गांव में ऐसे बहुत ही जमींदार और साहूकार मौजूद हैं जो इस तरह की हरकतों में शामिल है और सीधे साधे गांव वाले उनके घटिया और काम और उनकी करतूत नहीं जानते हैं। लोगों को चाहिए कि घटिया रीति रिवाज और अफवाहों से दूर निकलकर शिक्षा का सहारा ले, जिससे अपने बहू बेटियों को बचा सके। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।